तो बच्चों आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है 2025 के PYQ। ठीक है, अभी तक जो हमने किए थे वो 2024 के क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने कंप्लीट सेट को कवर किया था। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है टू वायर P एंड Q आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल से दो वायर बनी है यानी रजिस्टिविटी उनकी सेम होगी, ρ1 इक्वल टू ρ2। The wire Q has twice the diameter and half of the length as that of wire P। तो यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। दो वायर हैं। अच्छा, ये आप यहाँ पर एक आइकन बना हुआ देख रहे होंगे, है ना। ये मैंने इसलिए लगाया है कि आप अपनी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको 1080 पर सेट कर लें, थोड़ा सा आपको बेटर क्लैरिटी इसमें दिखेगी। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए बोल रहा है कि एक वायर Q है, एक P वायर है और एक Q वायर है। ठीक है, सेम मटेरियल है। Q वायर हैज़ ट्वाइस द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ। तो यहाँ पर जो आपका P वायर है उसकी लेंथ डबल है और जो Q वायर है उसकी लेंथ P के कंपैरिजन में हाफ है। लेकिन Q वायर के लिए बोल रहा है कि Q हैज़ ट्वाइस द डायमीटर। Q वायर का डायमीटर ट्वाइस है यानी कि इसकी रेडियस भी क्या होगी, इसकी रेडियस भी डबल होगी, है ना। मान लीजिए इसकी रेडियस 2r है तो इसकी रेडियस क्या है, P की r, है ना। दोबारा समझ लीजिए, P वायर है उसकी लेंथ l है, रेडियस r है, और Q वायर है उसकी लेंथ l/2 है, हाफ हो गई, और रेडियस कितनी है 2r, है ना। तो अगर हम P वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और Q वायर का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर आप P वायर का एरिया को A एज्यूम करते हैं तो जो Q वायर है उसका एरिया आप समझ पा रहे होंगे, ये 4A हो जाएगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू 4A हो गई और A1 आपका A हो गया। ठीक, अब देखिए रजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। P वायर का रजिस्टेंस कितना होगा, ρl/A। ये फॉर्मूला है तो इसको पुट कर देते हैं। तो L को L ही एज्यूम किया है हमने, एरिया को A ही एज्यूम किया है ना, ये इसकी वैल्यू है। अब ये बोल रहा है कि जो P वायर है उसके रेजिस्टेंस को आप R से डिनोट करो, तो R से हमने डिनोट कर दिया। अब Q वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो Q वायर का रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, रो L। L देखो कितना आ जाएगा, हाफ, L/2 अपॉन में एरिया आना चाहिए, तो एरिया को हम क्या ले रहे हैं, 4A। अब देखो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये जो ρl/A का फैक्टर बन रहा है इसको आप क्या कह सकते हो, ये पुराना वाला रेजिस्टेंस R बोल सकते हो, है ना। तो ये पुराने वाले रेजिस्टेंस का 8 टाइम कम हो जाएगा। तो यानी Q वायर का रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/8। तो इसमें से आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये बैटरी E हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस R है। When a current of 2 ampere is drawn from the battery, the potential difference across the rheostat is 5 volt। अब यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट इससे ड्रॉ हो रहा है और इस रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका 5 वोल्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 4 वोल्ट व्हेन ए करंट 4 एम्पियर इज ड्रॉन। अब यही डायग्राम है, इसमें अगर 2 की जगह हम क्या करेंगे, 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, है ना, दूसरी सिचुएशन में 4 एम्पियर का करंट है और यहाँ पर रियोस्टेट के अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E एंड R। ठीक है, अब देखो ये जो EMF होता है, बैटरी का EMF, ये अपनी एनर्जी दो चीज़ों को देता है। एक तो इस रियोस्टेट के अक्रॉस देता है 5 वोल्ट का, है ना, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 2R। देखो 2 एम्पियर का करंट इसमें से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो E है आप ये बोल सकते हैं, ये इसका जो EMF है वो दो एनर्जी में, दो हिस्सों में खर्च होता है। एक तो इस R के अक्रॉस होता है, वो कितना होता है 5 वोल्ट, और एक इसका हिस्सा कहाँ पर खर्च होगा, इस छोटे वाले R में। तो छोटे वाले R में कितना खर्च होगा, 2R। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब यहाँ पर देखो ये जो रेजिस्टेंस है हमने कुछ चेंज कर दिया होगा क्योंकि वेरिएबल है, रियोस्टेट है, ठीक है ना। तो इसके चेंज करने से करंट क्या हो रहा है, देखो करंट बढ़ गया, है ना। ऑब्वियसली ये क्लियर है कि हमने R डैश को कम कर दिया होगा, रेजिस्टेंस को कम कर दिया होगा, जिससे हमारा करंट क्या है, बढ़ गया है।
तो अब करंट के बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो बाकी कहाँ पर ड्रॉप होगा, इस स्मॉल आर में ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अब इस ई के भी दो हिस्से होंगे, वो क्या होंगे, आप कह सकते हो ई इक्वल टू, एक तो ऊपर वाले रियोस्टेट में ड्रॉप होगा 4 वोल्ट, प्लस बाकी बचा हुआ इसमें होगा आई आर, आई यानी कि 4 एम्पियर और आर यानी कि स्मॉल आर, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। तो अब देखो दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और ई और आर निकाल लेते हैं। तो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट में दोनों में ई है। तो ये दोनों राइट साइड को इक्वल करके आर हमारा स्मॉल में आ गया 0.5, है ना, 0.5। अब आर की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ई निकाल रहा हूँ। तो ईएमएफ आपका बैटरी का कितना आ गया, वो आ गया 6 वोल्ट, है ना। दोबारा समझ लीजिए, ये जो सेल था इसका ईएमएफ था, ये सेल अपना ईएमएफ दो रेजिस्टेंस को देता है, एक तो रियोस्टेट वाले रेजिस्टेंस को देता है 5 वोल्ट, बाकी बचा हुआ रेजिस्टेंस किसको देगा, बाकी बचा हुआ वोल्टेज इस छोटे स्मॉल आर को, है ना। तो यहाँ पर ये ई के दो हिस्से होंगे, देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 आर। 5 क्या है, इस रजिस्टर के अक्रॉस है, और 2 आर क्या है, इस छोटे इंटरनल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप है। और दूसरे सिचुएशन में बोल रहा है कि हमने रजिस्ट्रियोस्टेट को कम कर दिया होगा, वेरिएबल है तो कम कर दिया होगा, जिससे हमारा करंट बढ़ चुका है ना। अब बैटरी वही है तो इसलिए करंट इसलिए बढ़ा है क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने कम किया होगा। अब देखो ये ई के दो हिस्से होंगे, फिर से एक हिस्सा तो इस रियोस्टेट में ड्रॉप होगा, वो कितना है 4, है ना, ये आप देख पा रहे हैं। और बाकी बचा हुआ इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना होगा, आई आर, आई मतलब 4, आर ये हो गया। अब देखो देखो दोनों इक्वेशन में हमने राइट साइड को इक्वल करके स्मॉल आर निकाल लिया, स्मॉल आर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके ई निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है दो बैटरी हैं 3 वोल्ट और 6 वोल्ट की। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके 0.2 ओम और 0.4 ओम, और वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रजिस्टर। तो ये जो पहली लाइन लिखा है इसके हिसाब से हम डायग्राम बना ले रहे हैं। तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो 3 वोल्ट की सेल हो गई एक, E1 बोल दिया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है 0.2 ओम। ठीक है, दूसरा है E2 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। ये ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ प्लस लिख दिया, माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बेस्ड है सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ऐसे दो सेल पैरेलल में होते हैं ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो दो सेल हैं इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक अकेला सेल। और ये जो दो रजिस्टर हैं इनकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल आर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल आर जो है और ये जो सिंगल इक्विवेलेंट है, ये इन दोनों सेलों का रिप्लेसमेंट होगा। अगर इन दो सेल की बजाय हम एक अकेला सेल भी लगाएं तब भी हमारा ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर है उसको सेम करंट सप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1। अब ध्यान से ये फॉर्मूला आपने समझना है। देखो जैसे ये सेल है आपका E1, है ना, तो इस E1 को इसी के रेजिस्टेंस R1 से डिवाइड करो, E1 अपॉन R1 यहाँ पर देख रहे हैं आप। फिर क्या करना है, ये जो दूसरा वाला सेल है यानी कि E2, इस E2 को क्या करो, इस R2 से डिवाइड करो, यानी कि आप क्या लिखेंगे, E2 अपॉन R2। और अपॉन में क्या करना है, 1 अपॉन R1, ये वाला रेजिस्टेंस R1, और प्लस 1 अपॉन R2, यानी 1 अपॉन R1 जो यहाँ पर हाईलाइटेड है, और प्लस 1 अपॉन R2। अब इसको सॉल्व करके हम ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मैं वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहा हूँ। तो देखो ये कैलकुलेशन मैंने कर ली है, इस फॉर्मूले में जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करी हैं। तो ई इक्विवेलेंट मेरा कितना निकल के आ गया, 4 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही आर इक्विवेलेंट में निकाल लेता हूँ, 0.2 और 0.4 कैसे हैं, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया है 2/15। ठीक है, अब यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं आसानी से। करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी ये वाला आर प्लस ये वाला स्मॉल आर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये जो स्मॉल आर था ये कितना आया था, 2/15।
तो ये करंट आपका आ गया है 0.96, ठीक है। तो आपने एक बार दो सेल जो हैं उनको इक्विवेलेंट सेल निकाल लिया उनका पैरेलल वाले इस फॉर्मूले से, और उसके बाद आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से, हाईलाइटेड वाले से, और यहाँ पर आपने ओम्स लॉ लगा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ ई, ठीक है। कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 2l ग्रेजुअली इट, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग इट। अब यहाँ जो फर्स्ट लाइन ये कह रहा है इसके हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाए तो देखो कैसा बनेगा। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ एल है और ये ईएमएफ ई से कनेक्टेड है। फिर दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 12 बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट। देखो इसमें जो भी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा आर, है ना, तो अब हम लेंथ को जब डबल कर दे रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो डबल करने से जो आपका रेजिस्टेंस है वो अब कितना हो जाता है, 4R हो जाता है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आर का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो जब हम लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया अपने आप क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है ना। लेंथ को आपने क्या कर दिया, 2L कर दिया, तो ये जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, तो ये 2 का फैक्टर ऊपर आ गया, तो यानी कि आपका नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 ρl अपॉन ए। तो आप ये कह सकते हो पहले वाला रेजिस्टेंस R है, तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, 4R। अब इसमें ये थर्ड लाइन में कह रहा है कि इफ़ R एंड R डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, है ना। तो पहला रेजिस्टेंस R है और दूसरा रेजिस्टेंस आपने क्या बोल दिया है, R डैश है, यानी कि 4R। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि एंड वी डी डैश आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वी डी से, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो किससे जा रहे हैं, वी डी डैश से, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, जो पहला वाला रजिस्टर है उसमें करंट कितना है, मान लो आई, ठीक है। तो अब आप ये बताओ दूसरे वाले में करंट कितना जाएगा, है ना। तो दूसरे वाले का करंट होगा, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, पहले वाला करंट क्या होगा, आई इक्वल टू वो होगा ई अपॉन आर, ये पहला वाला करंट है। अब नया करंट क्या होगा, ई अपॉन 4R, क्योंकि रेजिस्टेंस 4R हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो नया वाला करंट है ये पुराने वाले करंट का कितना टाइम हो गया, 1/4 टाइम हो गया, आई अपॉन 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है, पहले में वी डी मान लो, दूसरे में वी डी डैश। अब हमें पता है देखो आई का फॉर्मूला होता है बेटा NEAVD, ठीक है ना, NEAVD, ये आई का फॉर्मूला है, इक्वेशन 1। और दूसरे वाले में आई कितना है, I/4, तो हम दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं आई अपॉन 4 इक्वल टू NE, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया कितना है हमारा, एरिया इसका हमारा लेंथ डबल थी तो एरिया हाफ हो गया, तो एरिया को आप लिख सकते हो A/2 और वी डी डैश, ये इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 आपकी आई इक्वल टू NEAVD है, ध्यान से देखना ये किसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए है ना। और दूसरे वाले के लिए आप क्या बोलोगे, दूसरे वाले का आई है I/4, तो यहाँ पर हमने लिखा है I/4 दूसरे वाले के लिए, है ना। और यहाँ लिखेंगे NEA डैश या NEAVD, पर ए की जगह क्या लिखेंगे, A/2। तो ये दो इक्वेशन हो गई, तो हम 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से रेशियो आ जाएगा आपका वी डी अपॉन वी डी टेस्ट बराबर 2:1, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन थी, वी डी और वी डी डैश। तो हमें ये पूछ रहा था कि रिलेशन बताना था, आर डैश और आर में रिलेशन, वो तो हम पहले ही बता चुके थे, आर डैश और आर में क्या रिलेशन होगा कि आर डैश जो है वो 4R होगा, है ना। और वी डी डैश और वी डी में रिलेशन बताना है, वो भी हम निकाल चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन ए कंडक्टर फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, does it mean that the all free electrons of the conductor are moving in the same direction। देखो अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बोल रहा है, तो इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज लगा दिया है, इसके प्लस से करंट निकल रहा है।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, करंट के अपोजिट चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से चलते हैं, इस माइनस से निकलते हैं, ये लोअर पोटेंशियल है, और यहाँ से ऐसे जाते 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 ऐसे आ रहे और इस तरफ को आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो किधर को आ रहे हैं, ये हाइयर पोटेंशियल की तरफ को आ रहे हैं, ठीक है, लोअर से हाइयर। तो ये बोल रहा है कि इसका क्या मतलब होता है, डज इट मीन दैट द ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है आपने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये कंडक्टर के अंदर से होते हुए आ रहे हैं, इस कंडक्टर के अंदर से होते हुए आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं क्या वो सीधी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होके चल रहे हैं कंडक्टर के अंदर, क्या वो सीधे चलते हैं, एक्चुअल में सीधे नहीं चलते। हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में वो थर्मल वेलोसिटी से ऐसे जिगजैग पाथ में चलता है ना, ऐसे उल्टे सीधे पाथ में चलता है। फिर फाइनली वो लौट के कहाँ आता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऐसे गया मान लो, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर फाइनली थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो ये जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है इसको कहते हैं ड्रिफ्ट होना, है ना। पर ये सीधे नहीं चलते, ये पहले ऐसे उल्टा सीधा घूम के आता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से। तो इसका आंसर आपका नो हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस स्मॉल आर इज कैपिटल आर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस आर बाई टू। जो पहली लाइन ये बोल रहा है इसको पढ़ लेते हैं, है ना। पहली लाइन में लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर इज कैपिटल आर। तो यहाँ पर मैंने एक वायर बना ली, ठीक है ना। ये वायर की लेंथ आपकी कितनी है, एल लेंथ है, और ये ऐसे गोल वायर है, तो इसकी रेडियस क्या है आपकी, स्मॉल आर है ना। यानी एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है हम जानते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, वो कहते हैं रो एल अपॉन ए को कहते हैं, ए मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल रेजिस्टेंस आर बाई टू। अब ये बोल रहा है कि हमें एक और तार चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, मतलब जो रजिस्टिविटी इसकी है वही रजिस्टिविटी अगली वायर की होगी। तो बताओ आधा रजिस्टेंस कब हो सकता है, आर बाई टू कब हो सकता है, यूजिंग अ वायर ऑफ द सेम रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ। अगर हमने पहले ऑप्शन पर विचार किया, पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि आप एक काम करो, जो आप वायर लो वो वायर 12 लेंथ का ले लो, है ना, ये 12 लेंथ का ले लो। तो बोल रहा है कि और रेडियस सेम रखो, मतलब एरिया आप क्या रखो, सेम रखो, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, देखो आधा नहीं होगा डबल हो जाएगा, क्योंकि रो इंटू 12 अपॉन ए करेंगे हम। देखो लेंथ एरिया तो वही रखना है, अब लेंथ को डबल कर दिया तो आर की जगह ये क्या आएगा, डबल रेजिस्टेंस आएगा, और जबकि हमें क्या चाहिए, आधा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन में बोल रहा है यूजिंग अ वायर ऑफ सेम रेडियस एंड हाफ लेंथ। ये बी ऑप्शन में बोल रहा है कि भाई आप एक ऐसा काम करो, आप एक वायर लो, उस वायर की लेंथ तो आधा रखो, ठीक है, और रेडियस को क्या रखो आप, सेम रखो। तो सेम रेडियस रखने से क्या होगा, एरिया आपका सेम रहेगा। तो अब नया रेजिस्टेंस पुराने वाले का आधा होगा, चेक कर लो, रो एल अपॉन ए करोगे, पर एल को क्या लेना है, एल बाई टू, है ना, एरिया सेम है। तो अब आप चेक करो, ये जो रो एल अपॉन ए है ये तो पुराना रेजिस्टेंस हो गया और उसका आधा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो डैट ई इक्वल टू वेक्टर ई इक्वल टू रो जे लीड्स टू द ओम्स लॉ। ये बोल रहा है कि जो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी, तो ये बोल रहा है कि इस ये ओम्स लॉ को लीड करता है, इससे ओम्स लॉ प्रूव हो सकता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर कोई कंडक्टर हुआ, ठीक है, कंडक्टर के एक तरफ वोल्टेज V लगाया, एक तरफ जीरो, कंडक्टर मतलब कोई मेटल, ठीक है, एक तरफ वोल्टेज V लगाया, एक तरफ जीरो। V कैसे लगाते हैं, किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया होगा, तो एक तरफ क्या लग गया V और एक तरफ जीरो। तो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ हमने V लगाया है और एक तरफ क्या लगाया है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना। और मान लो कंडक्टर की लेंथ एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हाइयर वोल्टेज माइनस लोअर अपॉन एल। ये कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, ये आता है डी वी बाई डी आर के मैग्नीट्यूड से, है ना। ये डी वी मतलब वोल्टेज का डिफरेंस और डी आर मतलब ये गैप। तो ई की वैल्यू वी अपॉन एल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ई को मैं पुट कर रहा हूँ वी अपॉन एल, ठीक है। और रो आपकी रजिस्टिविटी होती है। अब आप जानते हो जे किसको कहते हैं, करंट डेंसिटी, ये होता है आई अपॉन एरिया,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस आई को इस वी के अपॉन में भेज दो, तो ये वी अपॉन आई हो जाएगा, है ना। इस आई को हमने कहाँ भेज दिया, नीचे को। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो और एल ऊपर आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। अब आप जानते हो ये जो फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का। तो देखो यहाँ से ये क्या बन के आ गया है, आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट या इक्वेशन बन के आ गई है ना। ओम्स लॉ की तरफ को ये लीड कर रहा है। अब ये बोला है राइट ए कंडीशन इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ए मटेरियल। तो अब देखो ओम्स लॉ वैलिड कब नहीं होता, ठीक है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। ओम्स लॉ की वैलिडिटी कब तक रहती है, जब तक ये मेटल पर काम कर रहा है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है ओम्स लॉ केवल किस पर वैलिड है, लो टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका ओम्स लॉ फिर फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर पर ये फॉलो होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि दो कंडक्टर हैं ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है उनकी रजिस्टिविटी सेम है देयर लेंथ इन 1:2, है ना, L1:L2 का आपको रेशियो दे दिया है, ठीक है, 1:2, एंड रेडियाई का भी रेशियो दे दिया है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बोल रहा है दो कंडक्टर है, एक एक लाइन से एक एक वर्ड को समझते हुए चलो। एक कंडक्टर है बेटा आपका ए, ठीक है, और एक कंडक्टर है आपका क्या है, वो बी है। अब ये बोल रहा है कि जो ए वाला कंडक्टर है उसकी लेंथ तो आप 1 मान लो, जैसे इसकी लेंथ आपने क्या मान ली, 1 L1। तो बी वाले की लेंथ को क्या मानना पड़ेगा, 2, क्योंकि ये 1:2 है। और ये बोल रहा है कि रेडियस 2:3 है, यानी पहले वाले की रेडियस अगर आपकी 2 है तो दूसरे वाले की रेडियस क्या होगी, वो होगी आपकी 3, ऐसा ये बोल रहा है इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप एक तरीके से ये बताओ, जो पहला कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R1, वो लिखेंगे हम रो एल अपॉन ए, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा रो एल, एल आपने लिख लिया L1, और ए की जगह आप क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ दूसरा वाला जो बी वाला रजिस्टर है, बी वाला कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे रो L2 अपॉन A2 लिखोगे आप, है ना। मान लो ये L1 A1 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे रो L2 अपॉन A2, और A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर। अब आप ये बताओ R1 और R2 रेशियो क्या होंगे, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 का रेशियो आ जाएगा ये रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रो L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो ये देखो बीच बीच वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो L1 R2 स्क्वायर, ठीक है, और ये R1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर का L2 कहाँ आएंगे, नीचे, तो हो जाएगा L2 R1 स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, आर L1 की जगह देखो 1 लेना है, L1 की जगह 1, और ये R2 स्क्वायर है ना, तो R2 स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर L2 की जगह क्या लेना है आपने, ये 2 लेना है, ठीक है। और ये जो R1 स्क्वायर है ना, R1 की जगह क्या लेना है, 2 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये आ जाएगा 9 अपॉन 4 टू जा 8, है ना। यानी R1 की वैल्यू अगर 9 है तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं हम, R1 की वैल्यू आपकी अगर 9R है तो R2 की वैल्यू आपने क्या मान लिया है, 8R। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी, देन रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो दो रजिस्टर है बेटा आपके, R1 हो गया, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 9R, और एक रजिस्टर कौन सा है आपका R2, है ना, और ये कितने R हो जाएगा 8R। ये दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है, ये दोनों को किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया है हमने, ठीक है ना, किसी बैटरी V से। तो देखो इसमें से कुछ करंट इसमें जाएगा, है ना, कुछ करंट I2 इसमें जाएगा, और कुछ करंट I1 क्या जाएगा इसमें। तो ये बोल रहा है जैसे इसमें करंट जा रहा है, तो करंट का मतलब चार्ज का चलना, चार्ज चलेगा तभी तो करंट चलेगा। तो चार्ज किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा, मान लो इसमें V1 से जाएगा, और मान लो चार्ज इसमें किससे जाएगा, V2 से जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इनका रेशियो बताना है। तो देखो जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस, जो जैसे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, और जो इस पॉइंट का इस पॉइंट का वोल्टेज होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो बताओ ये मान लो ये ए और बी है,
ए बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे आप बताओ? आप लिखोगे I1 इंटू R1, ठीक है। और इस नीचे वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे? I2 इंटू R2। समझ गए? अब देखो I बराबर क्या होता है? NEAVD, ये होता है नहीं? I बराबर क्या होता है? NEAVD। और R1 की जगह क्या लिखोगे आप? 9R, ठीक है। यहाँ VD की जगह हम V1 मान ले रहे हैं। और I2 के साथ क्या लिखेंगे? NEAVD, VD का मतलब V2 हमने मान लिया। और R2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 8R, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों रजिस्टर सेम मटेरियल के हैं। यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर ये देखो सेम मटेरियल लिखा था, यानी रजिस्टिविटी सेम है, यानी नंबर डेंसिटी वगैरह सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। और इनके जो लेंथ का रेशियो तो अलग अलग था, है ना, और रेडियस का रेशियो 2:3 दे रखा था, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो एरिया जो है इनके क्या होंगे? A1 A2 अलग अलग होंगे। देखो एन और ई तो आपस में सेम है, कट गए। अब पहले वाले का एरिया देखो क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है V1, और रजिस्टेंस कितना है? R1 की वैल्यू कितनी है? 9R है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख लिया है? 9R। और यहाँ पर A2 की जगह क्या लिखोगे? पाई इंटू R2 का स्क्वायर। और V2 आपने क्या लिखना है? V2 ही लिखना है। और रजिस्टर क्या लिखोगे? 8R लिखोगे, ठीक है। अब आप देखो पाई से पाई बेटा कैंसिल हो गया, और R1 और R2 की जगह हमें क्या लेना है? देखो क्वेश्चन में 2:3 है। यहाँ पर रेडियाई का रेशियो क्या है? 2:3। तो हम R1 को 2 मान लेते हैं, ठीक है। इस R1 को मान लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को V1 ही लेते हैं। और R से R कैंसिल हो गया था, तो इसको 9 लिख देते हैं। अब यहाँ R2 को क्या ले लेते हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक है। और V2 को हम क्या मान लेते हैं? V2। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8। अब आप बताओ आंसर क्या आना चाहिए? 4 इंटू V1 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू V2 इंटू 8, ठीक है। अब ये 9 से 9 कैंसिल। अब 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2। तो V1 अपॉन V2 क्या आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, एक बार आप इसको करना। देखो बड़ा इसलिए हुआ है कि मैंने समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है, अदरवाइज आप ये कर सकते हो, है ना, आसानी से। इसमें क्या है, दो कंडक्टर थे, सेम मटेरियल था, तो लेंथ का रेशियो दे रखा था और रेडियस का। तो पहले तो हमने रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया, R1/R2। यहाँ पर आप देखेंगे R1/R2 निकाल लिया 9/8। वो कैसे निकालते हैं? R1 का ये फॉर्मूला है ρL/A, ठीक है। R2 का भी फॉर्मूला है ρL/A। अब ये देखो ये जो L1 और L2 था, L1 L2 इनके रेशियो दे रखे थे R1/R2। तो कुल मिला के R1/R2 ऐसे डिवाइड करके हमने निकाल लिया था 9/8, ठीक है। उसके बाद ये बोल रखा था कि इन दोनों रजिस्टर को, यानी 9R को और 8R को हमने कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है बेटा? इसके अक्रॉस जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा, और जो नीचे वाले वायर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, यानी I1 R1 और I2 R2 इक्वल होंगे। तो हमने ये दोनों इक्वल रख दिया, और इक्वल रखने से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो आ गया। जब आप I लिखते हो ना I1, तो I1 को क्या लिखना है? NEAVD। और I2 को भी क्या लिखना है? NEAVD। A1 A2 आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आंसर ये आ गया। एक बार आप इसको दोबारा करोगे तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 2:1 आपका जो आ चुका है ना, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका जिसमें क्या लिखा हुआ है? 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर VA/VB आपको बताना था, तो ये क्या हो गया आपका? 2:1 या 2 सिंपल आप कह सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट टू सेल्स X एंड Y आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल X। अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास एन आइडेंटिकल सेल है, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो देखो डायग्राम मैंने बना दिया है। इसमें देखो ये पहला सेल है, मान लो E, है ना। ये दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वाले का स्मॉल r है, दूसरे वाले का भी स्मॉल r है। ऐसी बहुत सारे सेल हैं। कितने सेल हैं? ये n सेल्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें से ये बोल रहा है टोटल सेल n है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ तक तो ये n-2 सेल हो गए, है ना, n-2 सेल।
और इसमें ये 2 सेल और जोड़ दो एक्स और वाई, तो ये टोटल कितने सेल हो जाएंगे, एन सेल हो जाएंगे, है ना। अब ये बोल रहा है कि इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये भी हम समझ चुके हैं, कनेक्टेड है सीरीज में, ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट टू सेल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी, तो देखो दो सेल हमने एक्स और वाई वाले रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने ईएमएफ कितना होगा सीरीज में, है ना। तो देखो जो सेम पोलैरिटी वाले सेल हैं वो कितने हैं, जो ये ऐसे प्लस माइनस जिनके सेम है, वो कितने सेल ऐसे हैं जो सेम हैं, वो n-2 सेल हैं, वो तो एक जैसे हैं। और बाकी बचे दो सेल क्या होंगे, मतलब ये 1 और 2, ये दो सेल क्या होंगे, ये अलग होंगे, है ना। तो सेम पोलैरिटी वाले तो n-2 सेल है, एक सेल का ईएमएफ है ई, तो n-2 सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा ई। लेकिन अब इस पूरे सर्किट में केवल यही ईएमएफ नहीं होगा n-2 इंटू ई, इसमें से ये जो दो ईएमएफ है ये नेगेटिव के भी हैं, तो ये 2e आपको क्या करने पड़ेंगे माइनस। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा, Ne-2e और -2e, यानी कि Ne माइनस क्या हो जाएगा 4e, ठीक है। ये आप समझ जाना, ये नेट ईएमएफ आ गया, ये क्या आ गया आपका नेट ईएमएफ आ गया Ne-4e। अब उसके बाद ये बोल रहा है, देखो इस पूरे सर्किट में ये जो एक्स वाला सेल है ना, यहाँ पर आपको बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब यहाँ पर आपने मान लो एक पॉइंट मान लिया स्मॉल ए और एक पॉइंट मान लिया स्मॉल बी, तो ए और बी के बीच में बताना है ईएमएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे ए पॉइंट का वोल्टेज है मान लो वी ए और बी पॉइंट का वोल्टेज है वी बी, तो आपको ए से बी तक स्ट्रेट जंक्शन में किरचॉफ लॉ लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये बताओ इस पूरे सेल में इस पूरे सर्किट में हमारा करंट कितना दौड़ेगा। देखो करंट का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ से I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V तो हमारा नेट वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगा Ne-4e, ठीक है, ये V हो गया। और R क्या होगा, इस पूरे सर्किट का R क्या होगा, देखो रजिस्टर कितने हैं, 1 2 3 है ना, ऐसे सब है। देखो जो सेल नेगेटिव में भी है उनके भी रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज तो Ne-4e हो गया और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया है 4 ठीक है। ये हमारा आई हो गया। अब इसके बाद आपको देखो ए से बी तक स्ट्रेट जंक्शन में किरचॉफ लॉ लगाना है, ये आपको आना चाहिए कैसे लगाते हैं। तो देखो स्ट्रेट जंक्शन में किरचॉफ लॉ मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस ए पॉइंट का वोल्टेज लिखते हैं वी ए, है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे इस एक्स वाले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट का वोल्टेज क्या लिखेंगे वी ए। फिर हम देखो माइनस से प्लस की तरफ को जंप कर रहे हैं, तो हम प्लस को क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे ई। फिर देखो यहाँ पर करंट तो इधर को आएगा, है ना, तो यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस, तो हम माइनस से फिर कहाँ जंप करेंगे प्लस में, तो हम लिखेंगे प्लस का आई आर। और देखो हम कहाँ पर आ गए, बी पॉइंट पर आ गए, तो इक्वल टू हमने क्या लिख दिया वी बी। तो यहाँ पर हमसे वी ए माइनस वी बी पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस का ई माइनस आई आर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का ई की वैल्यू तो ई है, आई कितना है आपका, ये जो आंसर आया है ये चीज़, ये आपकी आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। इसको यहाँ पर इस आई की जगह प्लेस करना है। तो देखो आई की जगह मैं लिख रहा हूँ Ne-4e अपॉन एन आर, और मल्टीप्लाई में ये देखो क्या है आर, तो ये आर से आर कट गया, तो आपका नेट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इतना, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने रख दी है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी वी ए माइनस वी बी कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया माइनस का 2Ne माइनस 4e अपॉन एन। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 रजिस्टर है, ठीक है ना, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है आर। अब उसको ऑप्टेन करना है रेजिस्टेंस 2/3R निकालना है, मतलब हर रजिस्टर का आर रेजिस्टेंस है हर एक का, और 2/3R चाहिए नेट इक्विवेलेंट। तो देखो वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन है कि वो तीनों रजिस्टर को सीरीज में जोड़ देगा, तो करके देख लेते हैं। अगर आपने 3 रजिस्टर सीरीज में जोड़ दिए तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो ए ऑप्शन कह रहा है कि तीनों को सीरीज में जोड़ो तो नेट तो 3R हो जाएगा। तो आप क्लियर समझ जाओगे 2/3R आंसर पॉसिबल नहीं है। अब बी ऑप्शन पर ट्राई करते हैं, ऑल 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये तो आप देखो साफ बोल सकते हो कि ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि जब 3 रजिस्टर पैरेलल में इस तरीके से होते हैं, है ना,
तो उनका रेजिस्टेंस आपका कितना आता है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के R/3 आ जाएगा। तो ये आंसर भी नहीं है क्योंकि हमें 2/3R लाना है। अब सी और डी में से कुछ हो सकता है। देखो, टू रजिस्टर्स इन सीरीज एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद द थर्ड रजिस्टर। अब ये थोड़ा सा आप चेक करो। देखो, ए और बी ऑप्शन मैंने हटा दिए, दो रजिस्टर को मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ। पहला रजिस्टर आर और दूसरा रजिस्टर आर। अब ये बोल रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है इसको तीसरे के साथ कैसे जोड़ दो, पैरेलल में। दोबारा देख लो, दो को सीरीज में जोड़ना है और ये कॉम्बिनेशन कैसे जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो देखो, इसमें अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये आर और आर तो 2R हो गया, ठीक है। और 2R और आर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट का, वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है हमारा, ये इसी फॉर्मूले से आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, ठीक है। इसको ऐसे एलसीएम लेके करते हैं तो ये आता है। तो चेक कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2R इंटू आर, और नीचे दोनों का सम है तो 2R और R कितना हो जाएगा, 3R। तो ये देखो, एक से एक कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2R/3। तो ये ऑप्शन हमारा इससे मैच कर गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पे ही बात बन गई। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है दो वायर हैं सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल का मतलब आपको समझना पड़ेगा उनका रो सेम रहेगा। रो क्या रहेगा, सेम। एंड द सेम रेडियस, और उनकी रेडियस भी क्या है, सेम है। मतलब आर भी क्या है उनका, सेम है दोनों वायर का, यानी दोनों वायर का एरिया भी क्या लेना है, सेम। देयर लेंथ इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो पहली वायर है उसकी लेंथ तो कुछ मान लो आप जैसे 12, तो दूसरी वायर की लेंथ आप क्या मान लोगे, वो मान लोगे आप 3L, ठीक है। इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया क्या है, ए। इसकी रजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी क्या है, रो। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी विच सप्लाइज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर। अच्छा, पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। पहले वाले का रेजिस्टेंस होगा रो इंटू 2L अपॉन ए, ये होगा। और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2, वो हो जाएगा रो इंटू 3L अपॉन ए। यानी कि अगर इसको 2R बोल दिया जाए पहले वाले के रेजिस्टेंस को, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 3R। देखो, जो रो एल अपॉन ए है ना, ये जो 2 को छोड़ दो, रो एल अपॉन ए, इसको मैंने R बोल दिया, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R। तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस क्या है, 3R। अब आपके सामने एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक रजिस्टर है 2R का और एक रजिस्टर कितने आर का है, 3R का, और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, और किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और बैटरी कितना एम्पियर का करंट भेज रही है, बोल रहा है बैटरी सप्लाइज 15 एम्पियर करंट। तो 15 एम्पियर का करंट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द वायर। तो देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूँ। तो देखो, डायग्राम मैंने बना दिया है दोबारा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी देखो कोई रजिस्टर होता है R1, है ना, और एक दूसरा रजिस्टर होता है R2, अगर ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और मान लो एक करंट आ रहा है I, जो इस तरीके से आ रहा है, तो इस I का एक हिस्सा तो ऊपर जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, I1, और इस करंट का एक हिस्सा क्या जाएगा, I2, नीचे वाले रजिस्टर में जाएगा। बाद में उतना ही करंट यहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये जो I1 है, I1 निकालने का एक फॉर्मूला होता है। I1 बराबर होता है अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। जब भी हमें किसी करंट I को दो रजिस्टर में बांटना है तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इसको आप याद रख लो, अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो इसको याद रख लो। अब जैसे मान लो नीचे वाले रजिस्टर में I2 करंट निकालना है, कितना आएगा, है ना। तो I2 करंट का फॉर्मूला होता है अपोजिट वाला रेजिस्टेंस रखना है, यानी कि R1। अगर करंट निकालना है नीचे वाले में तो रेजिस्टेंस लेना है ऊपर वाला R1, और अपॉन में क्या करना है, वो सेम करना है, R1 प्लस R2 इंटू टोटल। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमारा जो करंट था वो 15 एम्पियर था, है ना। करंट कितना लिखा था, 15 एम्पियर। अब बताओ ऊपर वाले में कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1, R2 की वैल्यू कितनी है। अच्छा, ये भी हमने रजिस्टर निकाल लिए थे। R1 को 2R बोला था हमने, ठीक है, और R2 को क्या बोला था, 3R। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो, ये वाला जो R2 है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 3R। यहाँ से समझना, इस R2 को क्या लिख रहा हूँ, 3R, और इस R1 प्लस R2 को क्या लिखेंगे, 2R प्लस 3R।
और टोटल करंट ये जो लिखा है इसको क्या लिखेंगे, 15 एम्पियर। तो देखो I1 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3R/5R, ठीक है, इंटू 15। आर से आर कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल 3 टाइम, तो 3 3 जा 9। तो I1 आपका कुल मिला के क्या आ गया, 9। ठीक है, अब ये I2 हम निकालना चाहते हैं, तो I2 समझो, I2 में ऊपर क्या आ रहा है, R1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये R1 कितना था, 2R था, तो R1 की जगह मैंने लिख दिया है 2R। और नीचे देखो क्या लिखा है, R1 + R2, यानी कि 2R में ये 3R क्या करना है, ऐड। तो कितना हो जाएगा ये 5R। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट 15। तो R से R कैंसिल, 5 से 15 जाएगा 3 टाइम, 3 2 जा 6 एम्पियर आपका I2 आ गया। तो ये जो I2 है ये तो 6 एम्पियर आया, और जो I1 है ये कितना आया था, यहाँ पर देखो 9 एम्पियर। ठीक है, तो 9 और 6 15 हो गया, तो ये भी वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मेन देखो आपको क्या याद रखना है, जो ये मैंने हाईलाइटेड फार्मूला लिखा है ना यहाँ पर, इस फार्मूले को याद रखना है, ये जो हाईलाइटेड है। जैसे यहाँ पर I2 के लिए फार्मूला क्या है, अपोजिट रेजिस्टेंस R1 + R2 इंटू टोटल करंट। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब आप इनको एक बार ढंग से रिवाइज कीजिएगा, और मैं आपको एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो हर क्वेश्चन को आप देखो, थोड़ा स्क्रीन को पॉज करो, आप ट्राई करो। हो सकता है आप किसी और मेथड से सॉल्व करोगे, है ना, उसके बाद आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना, तो हो सकता है आप एक नया मेथड सीख जाओ। और ऐसा करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। चलिए, अब अगले पार्ट में हम 2025 के ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पार्ट 2 हम करेंगे इसके बाद। ठीक है ना, आज जो हमने किया है वो पार्ट 1 है। चलिए, ओके, थैंक यू।